ये बंद था क्या इतनी देर से माइक? इसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी? ऐसा है क्या? फिर तो बड़ी समस्या की बात है। एक क्वेश्चन तो ऐसे ही डिस्कस हो गया। हाँ, रीटेक हो जाए? मैं एक्टर थोड़ी हूँ, कोई रीटेक नहीं होगा। मतलब अभी तक इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। इस क्वेश्चन में ऐसी बात है कि पहले वाले में अपन ने बोला है कि कोई भी ओरिएंटेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो पहले का आंसर है नो। और दूसरे वाले में अपन ने बोला है कि अगर किसी भी लूप से आई करंट जा रही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जब 0 डिग्री होगा, उस वक्त उससे पास करने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका जीरो मैक्सिमम होगा, क्योंकि जब थीटा 0 है तो कॉस थीटा 1 होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम है, जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिहेव करेगा वैसा मैग्नेटिक फ्लक्स बिहेव करेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है थीटा 0 पर, तो थीटा जब 0 है तो उस वक्त इसका मैंने टॉर्क पता किया, तो टॉर्क भी 0 आ रहा है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला था बीना साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 0 डाल दी तो ये भी हो गया। देन यहाँ पे u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा से मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी पता करी, तो पोटेंशियल एनर्जी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर मिनिमम आ रही है। जब फोर्स और टॉर्क 0 हो और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, तो जो इक्विलिब्रियम होता है वो स्टेबल नेचर का होता है। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेबल नेचर का होगा। इस तरीके से अपन ने बी पार्ट इसका देख लिया। हो गया भाई रिकॉर्ड? ठीक। अब ये बताओ कि ये माइक में आवाज़ पहले भी आ रही थी क्या? है? अभी जब अपन डिस्कस कर रहे थे तो माइक में आवाज़ आ रही थी क्या? पता नहीं, पता नहीं, नहीं आ रही थी ना? हाँ, तो फिर आवाज़ नहीं आई होगी रिकॉर्डिंग में। तीसरा पार्ट कह रहा है लूप ऑफ इरेगुलर शेप कैरिंग करंट इज लोकेटेड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इफ द वायर इज फ्लेक्सिबल, व्हाई डज इट चेंजेस टू अ सर्कुलर शेप? अगर अपन एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, आंसर भी लिखे हुए हैं वैसे तो, अपन ने क्यों मेहनत करी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर अपन किसी लूप को रख देंगे तो क्या वो शेप में, सर्कुलर शेप में आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो क्यों आएगा? तो इसका ना मैं एक पे समझा देता हूँ, एक्सप्लेनेशन तो बाद में देख लेंगे। देखो ये ऐसा कह रहा है कि जैसे मान लो एक लूप ऐसे पड़ा हुआ है, इसमें आराम से करंट जा रही है। अब इसमें ना अपन ने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अपन ने डाल दी, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में अंदर की तरफ है। तो ये तार कुछ देर के बाद ऐसा हो जाता है। वो पूछ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है। सोचना शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक पीले रंग से अगर आप देखेंगे, अगर ये ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा इस तरीके से बाहर। यही फोर्स है जो इसको इस रेगुलर शेप में लेके आ रहा है, हाँ या ना? ये फोर्स क्यों लग रहा होगा इसको सोचा जाए। करंट अगर ऐसे जा रही है तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आइडियल वेक्टर इधर होगा कि नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। तो आइडियल क्रॉस बी, तो फोर्स इधर आया कि नहीं आया, छोटा सा फोर्स डीएफ। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पर अपन करंट ऐसे आ रही है तो यहाँ पर आइडियल इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो अपन क्या करेंगे, आइडियल क्रॉस बी, तो फोर्स इधर आया कि नहीं आया। तो मैंने जो भी डायरेक्शन दिखाई है डायरेक्शन फोर्स की ही तो है। मतलब इस पे हर डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है इसको गोल गोल बनाने के लिए। तो अपन ने इसको इस तरीके से फाइनली बन जाएगा। ठीक है ना? कोई डाउट? तो ये बात तो समझ में आ गई। अब इसके जो तीनों आंसर हैं जिनको कॉपी में लिखना है वो कॉपी में तीनों आंसर लिख सकते हैं। ये आंसर्स क्या कह रहे हैं? पहले वाले का आंसर नो है, रीजन भी लिखा हुआ है, बिकॉज दैट वुड रिक्वायर टॉर्क टू बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, बट टाउ इज इक्वल टू आई ए एम क्रॉस बी, since A and B, A of the horizontal loop is in vertical direction, tau would be in the plane of loop of। मतलब ये एक्सप्लेनेशन लिखने से बढ़िया है कि मत ही लिखो। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑलरेडी आपके पास एनसीईआरटी में है, तो मेरे हिसाब से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो इसे। लिख लिया तो अच्छी बात है, बुरा थोड़ी मानेगा। ठीक है जी। इसका दूसरा रीज़न, ये फोर्स वाला रीज़न तो समझ में आ गया, ये वाला। इसका जो दूसरा रीज़न है वो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिख रखा है
कि जब भी आप कोई भी एक शेप को, आपके पास कोई भी आर्बिटरी शेप है, आपको हमेशा ये चाहती है बॉडी कि उसका जो फ्लक्स है उससे पास करने वाला वो फ्लक्स मैक्सिमम हो जाए। फ्लक्स मैक्सिमम होने के लिए एरिया का मैक्सिमम होना चाहिए, और एरिया मैक्सिमम तब होगा जब उसकी शेप सर्कुलर होगी। मतलब अगर आपके पास एक वायर दे दूं और बोलूं इस वायर से एक स्क्वायर बना दे, एक रेक्टेंगल बना दे, और एक पेंटागन बना दे, एक हेक्सागन बना दे, एक सर्कल बना दे, इनमें से किसकी एरिया सबसे ज़्यादा होगी? तो सर्कल की एरिया सबसे ज़्यादा होगी। तो फ्लक्स को मैक्सिमाइज करने के लिए वो लूप चारों तरफ फैल जाएगा। हालांकि एक्सप्लेनेशन बहुत ही वाहियात है, वो इस बात पे भी तो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसी डायरेक्शन में आया जिसमें फोर्स ही जीरो हो रहा है, तो क्या वो कभी उस शेप में आ पाएगा? नहीं, कभी नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि फोर्स ही जीरो है। आगे देखते हैं। आई थिंक अभी भी एक एग्जांपल है, चलो इसे खत्म करते हैं। In a given circuit, the current is to be measured. What is the value of current if the ammeter shows A? Galvanometer of resistance RG, मतलब इसका जो resistance है RG, that is 60 ohm, ये है 3 ohm। ठीक है, और क्या कह रहा है? B is a galvanometer described in A। अच्छा, as shown A is a galvanometer resistance RG, B is a galvanometer described in A बट कन्वर्टेड टू एन एमीटर बाई शंट। दूसरे केस में अपन ने उसे शंट बना दिया, जो कि बहुत चंट है। और तीसरे केस में कह रहा है कि अगर हम एक आइडियल एमीटर होता तो कितनी रीडिंग होती। चलो भाई शुरू करते हैं। पहला केस, पहले केस में कह रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3 ओम है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 60 ओम है, और जो बैटरी का ईएमएफ है वो 3 वोल्ट है। ये तीनों सीरीज में है, तो करंट कितनी फ्लो करेगी? तो करंट अपने बच्चे जानते हैं, करंट होता है बैटरी का ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो E इज 3, आर इक्विवेलेंट इज 60 प्लस 3, तो आंसर हो जाएगा 3/63। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। कितना? अरे 1/21 की वैल्यू कितनी है वो जाननी है मुझे। है 0.4, 0.004 समथिंग समथिंग, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं कि इसका आंसर है 0.04 समथिंग। ठीक है भाई, समथिंग लिख दिया। एग्जैक्ट बताऊं? अच्छा, मेरे बोलने के लिए बोला था सर, मैं थोड़ी चाहती थी। 0.0476। ठीक है दोस्त, चलो भैया दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट कह रहा है कि अब एक काम कर रहे हैं, अपन ने इसको एमीटर में बना दिया और यहाँ पर एक शंट चिपका दिया, लेकिन शंट बड़ा खतरनाक है। जो शंट चिपकाया है उसकी वैल्यू कितनी है? 0.02 ओम। तो आओ बातें करें। तो अब आर है 3 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 60 ओम, शंट का नाम एस रख देते हैं, अब अच्छा लग रहा होगा शंट। और शंट है 0.02 ओम, और हमसे जानना चाह रहा है कि ईएमएफ है 3 वोल्ट। जानने की इच्छा है कि करंट कितनी है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, ई अपॉन आर इक्विवेलेंट। चलो भाई, ई तो है 3 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट के लिए 3 तो है सीरीज में। ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? 60 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 0.02। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस, ये कितना बनेगा? ये बनेगा 60, 0.2, 6 दूनी 12, मतलब 1.2 डिवाइडेड बाई 60.02। इसके बाद बच्चों का दिमाग काम करना बंद कर जाएगा, क्योंकि अब ये डिवीजन में कैसे घटाएंगे कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ तुम्हें बताता हूँ।
यहाँ से कैलकुलेशन के वंडर्स शुरू होते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे कैलकुलेशन ऐसी है, तो देख डिवीजन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 60.02 को अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेना, 60। तो मैं इसको ना अप्रोक्सीमेटली ऐसा वाइट कलर से लिख रहा हूँ, ये आपको दिखाना नहीं है पेपर में, टीचर को दिखाना तुमको क्या है, येलो वाला। ये 1.2 डिवाइडेड बाई 60 कर लेना, ठीक है। अब तो ऐसे तुमने 60 किया तो तुम्हारे लिए सॉल्व हो गया। कितना हो गया, हाँ 1/60, 0.2 0.02 हुआ ना, नहीं समझे? अरे भाई ये 0.12 है, ये 0.02 हो गया ना, तो ये हो गया 0.02। तो तुम्हारा ये वैल्यू कितनी हो गई, 3/3 प्लस 0.02, तो कितना हो गया 3/3.02। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? इसको सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम आएगी, तो कितना हो गया 1.2 0.99 0.993 एम्पियर, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन इसके तीसरे पार्ट पे। तीसरे वाले पार्ट में क्या कह रहा है कि भैया आइडियल एमीटर है, आइडियल एमीटर का मतलब उसका रेजिस्टेंस कितना है, 0। इसका मतलब ये पूरा हट गया, इस पूरे का कोई भी रोल अब नहीं है। तो अब तुम्हारे लिए सर्किट हो गया तीसरे वाले क्वेश्चन में जस्ट अमीटर, इसका रेजिस्टेंस हो गया अमीटर का 0, यहाँ पे 3 ओम, नीचे एक बैटरी 3 वोल्ट की, खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे करंट आई की वैल्यू कितनी, 3/3 मतलब 1 एम्पियर, खत्म। ओके, क्या कर रहा है, मैचिंग मैचिंग। ठीक है जी, चलो छाप लिया या आप लोग छाप रहे हैं? छाप लिया। ये क्वेश्चन इजी था एकदम, इसमें कोई भी मेहनत का काम नहीं था। एग्जाम्पल नंबर 4.12 के साथ सारे एग्जाम्पल समाप्त होते हैं। इसके बाद अब एक्सरसाइज शुरू होती है। एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है, सारे आंसर सही होने चाहिए, एक भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए किसी का, ठीक है। एक्सरसाइज आप ही अटेम्प्ट करेंगे सारी। मैं शुरुआत कर रहा हूँ, चले। अरे ये तो आंसर भी लिख दिए अपन ने। तो स्लो चल रहा है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर बताओ फटाफट। फॉर्मूला, फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है भाई लगाओ। है, बिल्कुल आएगा, म्यू नॉट ni/2r ऐसा बोल लो।
सारे में फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है बस, और कुछ नहीं करना। कितना? 3.14 इंटू 10 की पावर -3 -4। हाँ हाँ, क्या आ रहा है? फॉर्मूले याद है ना सभी को? शॉर्ट नोट्स तो बनी गए तुम्हारे सबके, है ना? वादा किया था ना तुमने कि अगली क्लास तक बन जाएंगे। इस चैप्टर के पूरे नहीं है, बाकी सबके पूरे हैं। तो आज का होमवर्क यही है कि भाई शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करो, शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है? जैसे मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो हमें पता था, म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर, ये हमको पता है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होगी, क्योंकि हमको ये बात पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10⁻⁻7। चौंच चलाना बंद कर, देख इधर, सही बात है। नंबर ऑफ टर्न्स अपने पास क्वेश्चन में 100 दी है, जो कि ये के दे रखी है, मतलब ये n दे रखा है। रेडियस मुझे r दे रखी है, मतलब 8 सेंटीमीटर दे रखी है। और इसमें जो करंट दे रखी है वो करंट दे रखी है मेरे पास 0.04 एम्पियर। अच्छा 0.4 है। रेडियस का क्या काम है अभी देखते हैं। रेडियस का काम यहाँ पर है नीचे 2, और रेडियस कैपिटल आर है ये, तो 8 सेंटीमीटर को अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में। तो 8 इंटू 10⁻⁻2। हो गई सारी बातें सही? इसको सॉल्व कर लिया होगा बच्चों ने, सॉल्व करके कितना आ रहा था? -4। सबका सेम आ रहा है? ठीक है भाई, टेस्ला में आएगा सारी वैल्यू। पाई में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर मान ले मैडम का मन खराब हो गया तो? मान ले मैडम को तुम जैसे बच्चों ने परेशान कर रखा हो पहले से। हाँ, फिर मैडम वो पाई देख के फिर गुस्सा हो जाएंगी। कोई है ही नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े। आंसर आ गया था तुम्हारा? याद था फॉर्मूला? वेरी गुड। इसी बात पे अगला क्वेश्चन। कितने लोगों से पहला क्वेश्चन हो गया और सबका आंसर सही है? हाथ दोहराओ जरा। सबका सही है यार, वाह सच में सही है। मैं तो झूठ समझ रहा था। अगला। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे पूरे इस चैप्टर में। एनसीईआरटी करने के बाद तुम्हें लगेगा क्या ही घटिया चैप्टर है। यस, लॉन्ग लिखा है मतलब वो इनफाइनाइट हो गया तुम्हारे लिए। आ गया सबका? A long straight wire carries a current of 35 एम्पियर
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, करंट दे दी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एट अ डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस दे रखी है अपने को 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू 2 या 4πd डी, है ना, मतलब नीचे 2 आता था तो मैंने उधर 2 लिखा है जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता है कैलकुलेशन में 10⁻⁻⁷ रखने में आसानी रहेगी मुझे। हाँ हाँ, अरे बिटिया 2 लिख तो दिया इधर, 1 + 1 2, तो कट गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे की वैल्यू सीधा 10⁻⁻⁷ रख दूंगा, समझ गई। इंटू आई मेरे पास 35 है, इंटू 2 डिवाइडेड बाई रेडियस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 इंटू 10⁻⁻², तो हो जाएगा 35 दूनी 70 इंटू, नहीं 35 ही बचेगा, मतलब 35 इंटू 10⁻⁻⁻⁶, मतलब इसको बोल दो 3.5 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक है, ये टेस्ला में आ गया। कितने लोगों का सही है? बस, ये पीछे कुछ लोग अभी तक लगे पड़े, क्या हुआ? चलो आज नीचे। अच्छा, अगला क्वेश्चन हो गया सबका? हाँ हाँ, माइक्रो टेस्ला लिख सकते हैं, इसको कोई चाहे तो ऐसे लिख सकता है 35 माइक्रो टेस्ला, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक ही बात। अगला क्वेश्चन, कितना आया? 4 इंटू 10 की पावर, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे करंट जा रही है 50 एम्पियर। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी, यहाँ से 2.5 मीटर ईस्ट में, अपन को पता है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, तो वैल्यू तो निकाल ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा
4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन 2 पाई। करंट है मेरे पास 50 एम्पियर और डिस्टेंस है 2.5 मीटर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁷ और ये 25 दूनी 50 मतलब 20, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻�6 मतलब 4 माइक्रो टेस्ला भी बोल सकते हैं। हाँ, अब डायरेक्शन की बात करते हैं। एक्चुअली जब उसने क्वेश्चन में नॉर्थ साउथ ऐसे बोल दिया, ईस्ट वेस्ट बोल दिया, तो फिर तुमको डायरेक्शन ऐसे ही बतानी है, आई कैप जे कैप में नहीं बतानी। तो अब ये बताओ कि यहाँ पर डायरेक्शन किधर है, क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपवर्ड। तो डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड। अब कईयों के मन में अभी लड्डू फूट गया होगा, पता नहीं क्या हो गया ये सर। सुनो, समझते हैं ना। नॉर्थ इधर है, साउथ उधर पीछे, ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है। डायरेक्शन सब क्लियर? अब ये तार ऐसे जा रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। यहाँ से इधर एक पॉइंट है, राइट से ईस्ट में है कि नहीं? अब इसमें करंट ऐसे है, तो करंट की डायरेक्शन में मैंने अंगूठा रख दिया। अब अपने हथेली को देख रहा हूँ, हथेली इस साइड पॉइंट की बात करें तो हथेली इधर है, ऐसे करंट जा रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर देखेंगे तो हथेली ऊपर की तरफ, तो वर्टिकली अपवर्ड है कि नहीं है? अब समझ में आ गया? हाथ घुमा के खुद देखो, मेरी कोई गारंटी नहीं। हाथ हवा में नहीं घुमाना है, तुम्हारी कॉपी पे तुमने तार बनाओ और उस कॉपी पे घुमा के देखो, समझ जाओगे। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ठीक है? अब कॉपी घुमा लो, हाथ तो ऐसे घूमेगा नहीं, कॉपी को घुमा लेना चाहिए। करंट की दिशा में अंगूठा रखना है ना। ये किस साइड निकाल रही हो तुम, लेफ्ट या राइट? तुमने अपने हाथ को, अगर यहाँ पे ये तार ऐसे जा रहा है करंट, अगर यहाँ पर निकालना है तो हाथ को ऐसे रख के अंगूठा उधर आएगा। अगर मुझे इस साइड निकालना है तो मुझे अपने हाथ को किधर रखना चाहिए? ऐसे रखना चाहिए। तुमको किस साइड निकालना है, नॉर्थ से ईस्ट साइड? तो अगर यहाँ निकालना है तो अपने हाथ को यहाँ रखो और इधर ये वाला पॉइंट इस साइड है। समझ गई? बोलो। पहले नॉर्थ से साउथ इधर होते ही नहीं है, गलत बनाया तुमने। हाँ हाँ, अगर हमने ऐसे लेंगे तो फिर हमें इस वाली साइड, वेस्ट वाली साइड के किसी पॉइंट की बात कर रहे होंगे। देखो, ये तार से हथेली इधर माननी है ना, समझ? ठीक है? किसी को पीछे कोई डाउट है? वैभव नाम का कोई लड़का है क्या? तुम ही हो? अगला क्वेश्चन कीजिए। क्या आंसर है? सबका सेम आ रहा है क्या? ईस्ट टू वेस्ट अगर जा रहा है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, करंट है 90 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड जस्ट 1.5 मीटर बिलो? डायरेक्शन किधर आ रही है? तुम इतने समझदार हो क्या, तुम समझ जाते हो? मतलब ईस्ट से वेस्ट ऐसे समझ गए, और इसके नीचे ऐसे है तो यहाँ पर एकदम ऐसे साउथ में आ रहा होगा। भाई यार गजब बच्चे हैं। मतलब अगर मैं इसको 3D में दिखाऊं तो 3D में ऐसे दिखा देता है। ये वाली डायरेक्शन साउथ हो गई, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे डायरेक्शन आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड की इधर आ जाएगी, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। समझ गए बात को 3D में? अब अच्छा लग रहा होगा देखने में। बी की वैल्यू कितनी आ गई? मतलब इसमें मैं क्या ही बताऊँ, फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर या 2 पाई डी। तो बी इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻⁷। करंट है 90 और रेडियस मतलब डिस्टेंस है 1.5। 15 × 90 मतलब 60, 6 दूनी 12,
120, 120 मतलब 1.2 इंटू 10⁻⁻�5। यही आ रही है? कितने लोगों का आंसर गलत है? फंस गया भाई, तेरा गलत है। तो नीचे डाउनवर्ड, यहाँ से नीचे था पॉइंट, समझ गई ना आप? नहीं समझे ना? वही तो, यही तो पूछना है। तार ईस्ट से वेस्ट, मतलब ऐसे ईस्ट से वेस्ट तार है, ये तो सिर के ऊपर से तार जा रहा है, ऐसे सोच ले। इस तार से नीचे अपन 1.5 मीटर यहाँ की बात कर रहे हैं, तो करंट आ रही, तो करंट की डायरेक्शन में अपन ने उंगली रखी, और हथेली मेरी यहाँ पर किधर आ रही है? इधर इस साइड आ रही है कि नहीं आ रही? इस साइड कौन सी डायरेक्शन है? देखो, कर्ल करना है कब? जब तुमको एक लूप बनाना हो। तुमको क्या यहाँ पे पूरे लूप की डायरेक्शन चाहिए? जब तुम्हें लूप की डायरेक्शन चाहिए रहती है, तो लूप की डायरेक्शन में तुम अपने हाथ को कर्ल करते हो ऐसे, और हाथ को कर्ल करते हो तो अंगूठा डायरेक्शन बताता है। लेकिन जब तुम वायर से बात करते हो, तो वायर के केस में अंगूठा को रखना होता है और हथेली डायरेक्शन बताती है। याद? एक बार वो नोट्स पलट के देख लेना, वहां पे डायरेक्शन पढ़ी है, वहां पे बताया भी है कि जब सिंगल वायर है, वायर के केस में करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखना है, पाम डायरेक्शन बताएगी, और जब लूप है तब हथेली घुमानी है, अंगूठा डायरेक्शन बताए। ठीक है, अब क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन बताओ। देख रहा है? आधा ठीक है भाई, पूरा देखो। अपन बैठ जाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो पक्की बात है तुम्हारे ना फुल में से फुल मार्क्स आएंगे, और ऐसा मैं चाहता नहीं हूं, तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन तो मैं नहीं दूंगा। इजी आएंगे। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ जानने की इच्छा है उसकी। ऑन अ वायर करंट कैरिंग current of 8 ampere and making an angle 30 degree with the direction of uniform magnetic field. क्या कह रहे हैं? अच्छा, पता क्या करना है इसे? अच्छा, फोर्स पता करना है, मैग्नेटिक फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, आई एल क्रॉस बी, मतलब आई एल बी साइन थीटा। उसे एफ बाई एल चाहिए, मतलब आई बी साइन थीटा चाहिए। आई की वैल्यू कितनी है? 8 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.15। एंड साइन थीटा मतलब 30 डिग्री, 1/2, 15 चौक 60, मतलब 0.6 आ रहा है न्यूटन पर मीटर। सही है सबका? ठीक है, मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है तो वायर ऐसे पड़ा हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री है, इसमें आई करंट जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, चलो, आसान क्वेश्चन था एकदम, सबने फोड़ दिया होगा। कितने लोगों का सही है? तेरा क्या हो गया? हाँ मिसिर जी, हमले हमले नहीं याद है? तुम्हारा मित्र कहाँ है वो उदित? हाँ, नहीं आया? क्यों नहीं आया? तुम्हारा मित्र है कि नहीं है? प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं आप सर हमारे ऊपर, है कि नहीं मित्र, ये बताओ। बहुत अच्छा नहीं है।
बोल सकते हैं कि नालायक है ऐसा। ठीक है भाई, देखते हैं, लड़ाई बड़ाई कराते हैं तुम्हारी। छठवां क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा होगा क्वेश्चन, है ना? हाँ, खुद समझो, पहले तुम्हें अटेम्प्ट करना है, फिर मैं बताऊंगा। हाँ जी, कैसे? A wire carrying a current 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis। मतलब इस तरीके से एक सोलेनॉइड है, तो ये एक्सिस हो गई, वायर इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया है, मतलब वायर ऐसे रखा गया है, तो परपेंडिकुलर हुआ ना, जीरो कहां से होगा? जीरो के लिए तो दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए थे। अब इसमें करंट जा रही है, मुझे नहीं पता। अरे मुझे थोड़ी याद है आंसर। अच्छा मैं कर दूं सॉल्व, ठीक है। भाई हमारा 1.1 आ रहा है, बाकी सर आप देख लो। चलो बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर जो दी गई है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड इज 0.27 टेस्ला। मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, और इस मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो एक्सिस के अलोंग होती है सोलेनॉइड में, ये बात आप सभी को पता है। तो जो करंट है वो करंट जा रही है इसमें 10 एम्पियर, ऐसा इस वायर ने बोल रखा है। तो यहाँ पे अपन आईडीएल क्रॉस भी करेंगे तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो फोर्स हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा साइन 90। करंटवा है आपके पास 10। लेंथ कितनी है भाई? लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। 3 × 10⁻⁻², ये लेंथ दे रखी है, ये करंट दे रखा है, ये बी दे रखा है। हो गया काम। और बी की वैल्यू कितनी है? 0.27। तो 27 तिया 2 तिया 6, मतलब 82, 6 81, 8.1। 8.1 इंटू 10⁻², ये आ रहा है भाई, यही है ना? बाकी तो सर सब कुछ सही आया सर, वो सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर में थोड़ा सर दैया मैया हो गई। चलो भाई कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। भाई ऋतिका, तेरी सहेली बड़ी परेशान कर रही है। चलो, पीछे वाले
भाई साहब, सही है? नहीं सही है? क्या डाउट है? हैं? अच्छा, कैलकुलेशन में डाउट है? अच्छा, आपने गलत कर दी, वही मैं कह रहा यार, इसमें क्या डाउट है, कैलकुलेशन तो सिंपल है। अगला क्वेश्चन करिए। याद आ रहा है क्वेश्चन? ऐसा कुछ किया है अपन ने? पढ़ा है? फॉर्मूला भी पढ़ा था? मुझे तो फॉर्मूला भी याद है इसका, फोर्स पर यूनिट लेंथ का। क्या था? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। याद है कि नहीं? तुम्हें नहीं याद है क्या? अरे अरे अरे, बड़े गंदे बच्चे हो। मुझे तो याद है। 10 सेंटीमीटर क्या कह रहा है कि इस वायर में कोई 10 सेंटीमीटर लेंथ अपन ने ले ली, उस पर कितना फोर्स होगा, मतलब इसने क्वेश्चन में जो एल है उसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी है। समझ गए? तो I1 हो गया तुम्हारे पास 8 एम्पियर, I2 हो गया 5 एम्पियर, सेपरेशन हो गया 4 × 10⁻⁻²। अब मत भूलना। और लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 × 10⁻⁻²। हाँ, -2 मीटर। वैल्यू डालो, आंसर निकालो। तो यहाँ से अपन को फोर्स चाहिए। फोर्स आ जाएगा 4 पाई × 10 × 10⁻⁻²। 10 × 10⁻²। और नीचे हो गया 2 पाई, डी की जगह डाल देंगे 4 × 10⁻²। डिचके आओ, डिचके आओ, डिचके आओ, डिचके आओ। 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80, 800, मतलब 8 × 10⁻⁴ मतलब 200, मतलब 2 × 10⁻⁵। ये आ रहा है दोस्त? सही है क्या? यस सर, सही है एकदम। अरे छुटकियों, क्या हाल? सही आया कि नहीं आया? ऐसा फिर लोचा कर दिया पड़ोसन का। तू कितने लेक्चर मिस करिए? 3? 3 में तो बहुत कुछ गायब हो जाता है वैसे। 3 में तो दुनिया उजड़ जाती है। आओ देखें आगे। लेकिन क्वेश्चन करने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, है कि नहीं? ये क्या पूछ लिया सर, पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो इस क्वेश्चन में। हैं बताओ सर, और बदतमीजी है इस क्वेश्चन में। क्या लग रहा है, हो पाएगा? आई डोंट नो। ओह,
हो गया। 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ये रिमोट है एसी का, जब एसी एसी के रिमोट पे ये एक रबर चढ़ी हुई है, इसके ऊपर एक लेयर और, फिर इसके ऊपर एक लेयर और, वैसे 5 लेयर चढ़ा दी। तो मतलब हाँ, मतलब एक में 400, दो में 800, तो पांच में 400 इंटू 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ टन्स 2000। अच्छा, अब चमका सर। हाँ, अब आया होगा। आया आया। अच्छा, तुम एक चीज देख रहे होगे, ये पूरी चैप्टर की एक्सरसाइज में तुमसे सॉल्व करा रहा हूँ। मजा आ रहा है मुझे। अगर सब कुछ सही रहा तो आज, हाँ वो अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर एक लेक्चर में खत्म। पीवाईक्यू वाला उठा लेना पूरा। पीवाईक्यू जो दिए ना, उस पीवाईक्यू में उस चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यू हैं वो एक बार देख लेना, बस देख लेना, देखने से हो जाएंगे सॉल्व। उसके पेपर स्कूल में कांड हो गया है। हाँ, उसके स्कूल के टीचर भाग गए हैं, और नहीं मतलब किसी के साथ नहीं भागे हैं, स्कूल को छोड़ के गए हैं। उनकी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें ये भी पता है? सबका स्टेटस रखे तो कितनी उम्र थी उनकी? 25 साल की नाबालिग उम्र में वो पढ़ा रहे थे तुमको। आजकल 35 के लोग 25 बताते हैं। मैं तो 65 का हूं भाई। टोरॉइड क्या होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, टोरॉइड कहाँ लिखा है? मैंने गलती से भी नहीं देखा इस क्वेश्चन में। नहीं नहीं नहीं। अरे तुम क्वेश्चन को ही नहीं समझे क्या? गधों वाली हरकतें कर रहे हो। एक लाइन का क्वेश्चन है, देखो इधर, देखो देखो इधर देखो। जैसी एक लेयर हो गई, ठीक है, कछुओ इधर देखो, ठीक, ये एक लेयर हो गई कि नहीं हो गई? अपन ने इसके ऊपर एक और लेयर लगा दी, तो एक लेयर में 400, तो दो लेयर में कितनी हो गई? 800। तो ऐसी नंबर ऑफ टन्स अगर मुझसे बोले तो नंबर ऑफ टन्स कितनी हो जाएंगी? 5 × 400, मतलब 2000 वाइंडिंग्स हो गई। बोला सोलेनॉइड का जो क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब इसकी जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है। अब आधे बच्चों के दिमाग में पसीने तभी आ गए जब उन्हें ये पता चला कि सोलेनॉइड फाइनाइट लेंथ का है। जनरली तो इनफाइनाइट लेंथ का होता है ना। लेकिन इसने एक अच्छी सिचुएशन ये दी है कि यहाँ पर जो उसने डायमीटर दिया है वो 1.8 सेंटीमीटर दिया है, मतलब इसकी जो रेडियस होगी वो 1.8/2, मतलब 0.9 सेंटीमीटर होगी। आया ना? अब यहाँ पर आर बहुत छोटा है एल से, इस बात को देखो गौर से। आर बहुत छोटा है एल से। अगर आर एल से बहुत छोटा है, इसका मतलब ये है कि जैसे तुम इस दीवार के सामने अपनी ऐसे इस नाक को ऐसे दीवार में ऐसे लगा दो, जो दीवार है इसमें अपनी नाक को लगाओ, तो तुम्हें दीवार का ऊपर वाला हिस्सा कभी दिखाई देगा क्या? नीचे वाला हिस्सा दिखाई देगा क्या? लेफ्ट राइट भी नहीं दिखाई देगा। ये फाइनाइट दीवार तुम्हारे लिए इनफाइनाइट हो जाएगी। अब सोच के देख। आया ना? तुमको दिखाई देगी क्या? नहीं। हाँ भाई, नहीं दिखाई दे रही ना? तो तुम्हारे लिए दीवार कैसी हो गई? इनफाइनाइट लेंथ की। वैसे ही अगर रेडियस बहुत कम है,
अगर तुम्हें वो फॉर्मूला याद हो जिस फॉर्मूले में अपन ने फाइनाइट लेंथ वाली बात करी थी, उसमें ये एंगल θ1 था और ये एंगल θ2 था, आया ना। अब उस फाइनाइट लेंथ वाले फॉर्मूले में अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये डिस्टेंस बहुत कम होती जा रही है, तो ये एंगल 0 की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? और ये वाली लेंथ अगर बहुत कम होती जाएगी, मतलब आगे की तरफ जाता जाऊंगा, तो ये वाला एंगल 180 की तरफ जाएगा। तो आर अगर बहुत छोटा है तो फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड भी इनफाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? ये सोचने वाली बात है बस इस क्वेश्चन में। सोच पाए इतना? अगर इतना सोच पाए तो तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई। अब आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था, मैं तो क्वेश्चन आगे पढ़ा ही नहीं। करंट 8 एम्पियर है, मैग्नेटिक फील्ड ही पूछा है, तो बाकी तो कुछ नहीं। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। करंट कितनी है? 8। तो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2000। और लेंथ कितनी है? 80 सेंटीमीटर, मतलब 80 इंटू 10⁻⁻2 और ये है 8। अब तुम लोगों को एक चीज़ और समझ में आ रही होगी कि रेडियस का कोई भी यूज़ वो सिर्फ ये बताने के लिए है कि r इज वेरी वेरी लेस देन l। ये सिर्फ ये बताने के लिए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना, 800 पाई इंटू 10⁻⁻, क्या आ रहा है, 8 पाई इंटू 10⁻⁻3। तब पहले भी तो वही लिखा था। ठीक है ठीक है भाई, वो सही लिखा है लड़का। लड़का समझ के बेचारे सबके अधिकार दबाए जा रहे हैं। लड़कियों को अधिकार ज्यादा है वैसे भी। सामाजिक रूप से भी ज्यादा है। जैसे मान लो रोड पे चलते चलते अगर एक लड़का गिर जाए और एक लड़की गिर जाए, किसके लिए सिंपैथी ज्यादा आएगी? राह चलते लोगों से पूछो। चाप लिया? अगला क्वेश्चन। अगला कर, अगला कर। हाँ भाई, आज बात करने का टाइम नहीं, आज सारे क्वेश्चन तुम्हें ही करने हैं। मैंने ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें सब आता है। जैसे आप लोग इस क्वेश्चन को अगर देख रहे होगे तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि क्वेश्चंस का 3D ओरिएंटेशन बनाना भी इंपॉर्टेंट का बात होती है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर देखोगे बच्चों, अब इधर देख लो, मुझे समझ में आ गया कि तुमसे नहीं होना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए तुमने इसमें लिखा है स्क्वायर कॉइल, तो तुमने सबसे पहले स्क्वायर कॉइल ऐसी बनाई होगी। ठीक है, देखो छोटा बच्चा कैसे अप्रोच करता है क्वेश्चन को, अपन वैसे करके देखते हैं। फिर बाकी नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है उसने, कॉइल की साइड एल दे दी, नंबर ऑफ टर्न्स दे दी, करंट दे दी, जो गिवन है वो अपन ने लिख लिया। उसके बाद माइक ऑन है, हाँ। उसके बाद कह रहा है कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, मतलब ये हवा में ऐसे लटकी हुई है, तो अपन ने हवा में ऐसे लटका दी इसे, ये हवा में लटक गई। ठीक है। फिर कह रहा है कि एंड द नॉर्मल ऑफ द कॉइल, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद से मेरा चित्र अभी बेकार हो गया। जैसे मैंने लाइन पढ़ी मेरे समझ में नहीं आया कि अब इस चित्र में मैं कैसे बनाऊं। तो इसके लिए ना फिर मैंने थोड़ा सोचा। फिर मैंने सोचा कि ये इस तरीके की बात कर रहा है कि कॉइल ऐसे 3D में है, ऐसे कॉइल रखी है, अभी भी वर्टिकल तो ही ऐसे हवा में लटकी हुई है, यहाँ तक कोई डाउट? इसका जो नॉर्मल होगा वो इधर होगा, क्योंकि नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर। जिस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होता है उसी डायरेक्शन में एरिया होता है।
तो इसका जो एरिया है वो इधर है, तो यहाँ पे जो करंट जारी होगी वो करंट ऐसे जारी होगी। अगर करंट ऐसे जारी होगी तो यहाँ पे नॉर्मल इधर आएगा, तो इसका जो एम वेक्टर होगा वो एम वेक्टर इधर होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब कह रहा है इस नॉर्मल से मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है वो एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड भी मुझे पता है, समझ गए? तो बोल रहा है टॉर्क कितना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला मुझे पता था बीना साइन थीटा, याद है कि नहीं? टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? बीना जी साइन थीटा के संग। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आए 0.8, करंट है 12, नंबर ऑफ टर्न्स हैं 20, एरिया की बात करेंगे तो देखो ये स्क्वायर कॉइल है, तो स्क्वायर कॉइल का एरिया कितना हो जाता है? एल स्क्वायर। तो जैसे एरिया अगर लिखना चाहूँ तो एरिया यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया इज एल स्क्वायर। तो एल की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1/2। अब बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है? तो कितना आया? क्या बेटा? हाँ, ये एक अच्छा बात है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, तो उस हिसाब से बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे हॉरिजॉन्टल फिर ये डायरेक्शन माननी पड़ेगी, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। मतलब आइडियल फिगर ये नहीं है ये तो मैंने पहले से बना दिया, इसकी वजह से इसको मैंने हॉरिजॉन्टल बोल दिया, बाकी आइडियल फिगर ये है। बिल्कुल सही, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसा सस्पेंडेड है, ये इसका एम वेक्टर है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। समझ गया ना? तो अब ये इसमें हॉरिजॉन्टल, तो मैं हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में दिख रहा होगा, है ना? समझ गए बात? तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 12×96, 9.6 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा, कितना आ रहा है? सॉल्व कर लिया क्या? तो 0.96 आ रहा है न्यूटन मीटर, कितना टॉर्क आ रहा है? तो फिगर ऐसा देखो, ये कॉइल है, तो फिगर ऐसा है, कॉइल ऐसी टेढ़ी है, तो इसका एरिया वेक्टर ये गया, ये इसका एरिया वेक्टर या एम वेक्टर हो गया, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। समझ गई बात? ये है एरिया वेक्टर, ये कॉइल, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। हाथ दर्द करने लगा, आगे चलें? क्वेश्चन तो वैसे आसान था, क्वेश्चन में तो सीधा फॉर्मूले में वैल्यू डालो तो भी आंसर आ जाता, बस समझना मुश्किल है कि वो आखिर डिजाइन किधर हो रहा है। अगला क्वेश्चन करिए। Two moving coil galvanometers M1 and M2 have the following particulars. The spring constants are ideal for the 2 meters. मतलब दोनों का केस सेम है। Determine the ratio of current sensitivity. तो करंट सेंसिटिविटी होती है एन बी ए अपॉन के, सही बात है, ये दोनों का सेम है, तो के सेम हो गया, एन बी अलग अलग है, मतलब करंट सेंसिटिविटी ऑफ 2 अपॉन करंट सेंसिटिविटी ऑफ 1, मतलब N1 B1 A1 डिवाइडेड बाई N2 B2 A2। सब कुछ दे ही रखा है क्वेश्चन में, वैल्यू डालनी है। N1 की वैल्यू, अच्छा उल्टा है, उल्टा उल्टा उल्टा, N2 B2 A2 डिवाइडेड बाई N1 B1 A1। N2 है तुम्हारे पास 42, N1 की वैल्यू है 30, B2 है 0.5, B1 is 0.25, A2 है 1.8 इंटू 10⁻⁻³ एंड A1 है 3.6 इंटू 10⁻⁻³। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? बाकी सब तो कट जा रहा है, 18 दूनी 36, ये दोनों कटपट के सब खत्म,
तो 7×42 नहीं, 5 5 7 35 6 6 7 42 6 5 30 7/5 आ रहा है। चेक कर लो, तुम लोग अपना अपना कर लो। यही आ रहा है क्या? दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है इसमें? मैग्नेट, मैग्नेट वाला क्या है? मैग्नेट वाले में क्या है? ओह, मैग्नेट वाले में कुछ है ही नहीं यार। इसमें बस ये है, मैं सोचा मैग्नेट वगैरह भी है। हाँ, फिर आते हैं अपन वोल्टेज सेंसिटिविटी पे। अरे मोरी मैया, जो का है गयो। अब अपन आते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी पे। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? वो होता है NBA/KR। तुम्हें याद है क्या फॉर्मूला? NBA/KR। इसको ना बोर्ड पे देख एक बार, कुछ और बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि NBA/K तो करंट सेंसिटिविटी है, तो क्या मैं इसको करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर नहीं बोल सकता? सही बात है। तो मुझसे कोई बोले वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 1, तो मैं ये लिखने की बजाय मैं सीधा लिखूंगा, जबकि करंट सेंसिटिविटी में निकाल चुका हूँ, CS2 अपॉन CS1 इंटू R1/R2। ठीक है, तो ये तो है 7/5, और R1/R2 मतलब 10/14, मतलब तो ये तो 1 ही आ गया। तो आंसर इज 1:1। आसान क्वेश्चन है एकदम। कुछ कहना चाहते हो क्या दोस्त? नहीं? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 1 मिनट, ओके, पूरा 1 मिनट ले लो। 7:46 हो रहा है। हुआ नहीं अभी। ये जो पीछे वाले बच्चे हैं, आगे क्यों नहीं बैठते? आगे जब जगह खाली रहती है तो पहले ही पीछे आके हमने सर अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। इसकी वजह से सर हमें आगे मौका नहीं मिला। अब तो हो गया। हाँ, 1 मिनट हो गया वैसे। 11वां क्वेश्चन। इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड पता है। मैग्नेटिक फील्ड इज 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। गॉस में दिया था, टेस्ला में कन्वर्ट कर लिया। अपन को वैसे ये भी दे ही रखा है। इज मेंटेन्ड एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद स्पीड ऑफ, हमको v दे रखा है, इट इज v नॉर्मल टू द फील्ड। नॉर्मल टू द फील्ड मतलब जो एंगल है वो कितना है? लोग समझदार हो। एक्सप्लेन। अच्छा, एक्सप्लेन ही तो करना है, निकालना थोड़ी। एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कल। पहले तो इसका रीजन बताओ, चलो पहले तुम एक्सप्लेन करो, बाद में निकालेंगे। फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। सिंस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू फोर्स ऑलवेज, दैट्स व्हाई पाथ विल बी सर्कुलर। रीजन समझ में आ गया? वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू force always, that's why path will be circular। circular, सर और कूलर, सर्कुलर है। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। आर पूछ रखा है, बच्चे समझदार हैं। mv/qb। ठीक है, तो mv/q। अच्छा, हेलिकल पाथ पे रेडियस की वैल्यू क्या आ रही थी? हाँ, देख, रेडियस सेम थोड़ी आई थी।
यस, ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पे हमने जो फोर्स निकाला था वो फोर्स कितना था? क्यू वी बी साइन थीटा। वहां पे थीटा 90 नहीं था, वहां पे थीटा था। तो क्यू वी बी साइन थीटा को अपन ने एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर करके रेडियस निकाली थी। ठीक है, तो खैर यहाँ पे तो एंगल 90 डिग्री है, तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। वैल्यू डालो, आंसर निकालो, फटाफट आंसर बताओ। ये एक्चुअली 1.5 नहीं 1.6 होता है। 1.6 ले लो तो कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 1.6 ही होता है। सॉल्व कर लो। तो ये तो हो गया 16 3 बार कट गया, और बाकी तो क्या कटेगा? 27.3 डिवाइडेड बाई 6.5 इंटू 31 में से 6 गए तो बचे 25, -25, और नीचे कितना है? -23, तो कितना बचा? माइनस का 2। इसको सॉल्व करके बताओ कितनी वैल्यू है, कितना है? 4.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या फिर हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 4.2 सेंटीमीटर। ऐसा बच्चा कह रहा है, कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है, मुझे नहीं पता। यही आ रहा है, पक्की बात? खत्म? आई 13 से कट जाते हैं। अच्छा, 13×5 = 65, 13×2 = 26, सही कह रहा है। 13×5 = 65 और 13×2 = 26, और 13 × 13, तो 21/5 हो गया। सही है, एकदम सही, परफेक्ट, शाबाश छोरे। हो गई सबकी कैलकुलेशन? मिश्र जी, गाना सुने हो तुम? मिश्र जी वाला नहीं सुने हो? तुम्हारा गांव कहाँ है? घर, घर, नेटिव प्लेस? हाँ, दरभंगा, फिर तो गाना जरूर सुने होगे। मिसिर जी, समझ गए? नहीं सुने? अरे यार, हमारे मित्र हैं मिश्रा जी, हम उनको बहुत चढ़ाते इस गाने पे। अच्छा, ये जानना है क्या तुमको? देखो, 12 13 बस खत्म हो जाएंगे, 13 के बाद बस 13 ही है। फटाफट निपटाओ। ये 12 नंबर। इन एक्सरसाइज 4.11, मतलब पिछले क्वेश्चन में, ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट सर्कुलर ऑर्बिट, डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन? नो, ये तो हमें सबसे पहले से पता है। क्योंकि टाइम पीरियड होता है 2πm/qb, तो ये हो जाएगा qb/2πm। हमें पता था फ्रीक्वेंसी होती है 1 अरे टाइम पीरियड। वैल्यू डालनी है, करो। कू डेटा चाहिए, देखो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड कितना था, याद है क्या? 6.5 इंटू 10⁻⁻4। 2π होता है, तो 2π को 2π रहने देते हैं। और मास था 9.1 इंटू 10⁻31। ये था, मिल गया डेटा। चलो भाई, तो सबसे पहले तो इसे ही निपटा देते हैं। 13×5 = 65, 13×7 = 91, है ना? तो ये गया 13×65, 13×7 = 91। ठीक है, और फिर 2 से जाएंगे तो 0.8, तो 0.8/7 पाई। तो पाई को भी मैं 22/7 लिख देता हूँ ना।
22 को 22/7 लिख लिया, ऊपर हो गया 10⁻³ और नीचे -31, तो 7 और 1 8, तो ऊपर जाके 8 हो गया। ठीक है, 7 से 7 कट गया और ये हो जाएगा 4/11 इंटू 10⁻7। ऐसे ही आ रहा है क्या? यही आ रहा है। तो 4/11 आ रहा है मेरे हिसाब से। तो तुम लोगों का क्या आ रहा है पता नहीं। 4/11 कहाँ पे? ओ 5 मिस हो गया। ये गया, तो 4×5 = 20, तो मल्टीप्लाइड बाई 20, तो 7.27 इंटू 10⁻7 आ रहा है क्या? 40। मेरा अलग क्यों आ रहा है आंसर? मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? वन 1.81 आ रहा है। हाँ, 1.81 आ रहा है। ऐसा आ रहा है क्या? सबका सेम है? अब भाई साहब, पता है याद रखने वाली चीज, मतलब इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है, तुम इसकी फ्रीक्वेंसी को एक बार देखो, किस ऑर्डर की है। 10⁸ मतलब 1 सेकंड में ये 10⁸8 चक्कर लगा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात, 10⁻7, और 7 का मतलब कितना होता है? 1 करोड़ होता है, मतलब 10 मिलियन। मतलब 1 सेकंड में वो 1 करोड़ चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। इमेजिन करके देखो, मजा ही आ जाएगा। हाँ, तो दिखता थोड़ी है इलेक्ट्रॉन, इसी से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिखता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखता है? इलेक्ट्रॉन का भी थोड़ी बता सकते हैं अपन। इसी बात पे आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। जल्दी जल्दी कर बेटा, जल्दी जल्दी, अभी खत्म करना है, जल्दी कर। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स, तो एन हो गया, रेडियस 8 सेंटीमीटर हो गई, करंट 6 एम्पियर हो गई, वर्टिकली इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया। द फील्ड लाइंस मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ कॉइल। मतलब इस कॉइल का जो नॉर्मल है, उस नॉर्मल से जो एंगल बना रही हैं फील्ड लाइंस, वो फील्ड लाइंस कितना एंगल बना रही हैं? 60 डिग्री। तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो बी इधर है तुम्हारा, एम इधर है। तुम्हें चमका? अब क्वेश्चन पढ़ो और समझो पहली वाली लाइन। बोल रहा है कि इसे अगर रोकना है, ये नहीं घूमे, तो कितना टॉर्क लगाना चाहिए? तो टॉर्क तो तुमको बिना साइन थीटा के बराबर लगाना चाहिए। सब कुछ तो पता ही है तुम्हें। बी कितना है? 1। आई कितना है? 6। एन कितना है? 30। एरिया πr²। आर की जगह 8 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। एरिया हो जाएगा पाई का r²। sin 60 मतलब √3/2। सॉल्व कर लेंगे। 18 180, पाई की वैल्यू 3.14। आई, अच्छा नहीं रखना चाहती क्या? ये हो जाएगा 64 इंटू 10⁻⁻4 इंटू √3/2। इसको सॉल्व करना है, और मुझे पूरा भरोसा है तुम लोग तो इसे सॉल्व कर ही लोगे, बचपन से चीज़ें सॉल्व करते आए हो।
पाई की वैल्यू डाल देंगे और क्या हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, √3 को रहने दो, √3 की वैल्यू 1.73 डाल देना। हाँ अरे यार कितना गटअप होता है क्वेश्चन करना। रुक मैं बताता हूँ, 180 मल्टीप्लाइड बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 64 मल्टीप्लाइड बाई 1.73, वो ज़्यादा हो गया, डिवाइडेड बाई 2, और इसमें लगा देंगे अपन 1 2 3 4, तो आंसर है 3.12 न्यूटन मीटर, 128 ये आ रहा है, बिना कैलकुलेटर के होगा भी नहीं, बहुत टाइम लगेगा। तो पेपर में √3 में भी छोड़ सकते हो, पाई के संग, पाई के संग √3 चिपका के छोड़ देना, इतना लोड नहीं लेना जीवन में, ठीक है। चलो भाई, अच्छा इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। वुड योर आंसर चेंज if the circular coil in A were replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area? एरिया सेम है, शेप चेंज हो गई है, एरिया सेम है, शेप चेंज हो गई है। मतलब अगर मैं इस सर्कुलर कॉइल की जगह अगर मान ले सेम एरिया की अगर मैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लूँ तो आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ओरिएंटेशन सेम है, सब कुछ सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर है, हमारा आंसर ना ही बदलेगा जी, नो। तो आंसर इज नो। ओके, इस प्रकार यह अध्याय पूरी तरीके से समाप्त होता है। आप लोग होमवर्क में अपने PYQ इस चैप्टर के कर लेंगे। हाँ फॉर्मूला शीट तो बनानी ही है, PYQ देख लेना, वो कहना PYQ की वो, ठीक है, हाँ देखनी है बस। चलो, थैंक यू वेरी मच।